दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक, तो ये केवल और केवल बेसिक क्लास है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले संविधान। तो संविधान का सीधा सा मतलब ये है कि नियमों का या प्रावधानों का संगम है, जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है या चलाने का कोशिश किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, राजनीतिक हो या अर्थशास्त्र से संबंधित जुड़ा हुआ मामला हो। यानी संविधान में एक प्रकार का क्या कर दिया गया है, प्रावधान किया गया है, नियमों का संग्रह है, जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। यानी नियमों का संग्रह, जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक जीवन। ठीक, और राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि उस नियम को पालन करने के लिए उस देश की कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, ताकि उसको अच्छे से क्रियान्वित किया जा सके। ठीक, यानी संविधान का व्यवहारिक रूप क्या है, राज्य व्यवस्था। व्यवहारिक रूप को ही क्या बोला गया है, राज्य व्यवस्था। यानी संविधान क्या है, थ्योरी पार्ट है किसी भी राष्ट्र का शासन चलाने के लिए, और राज्य व्यवस्था क्या है, प्रैक्टिकल है। जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे थ्योरी में यह कह दिया गया है कि आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत नहीं करना है। ठीक, तो अब इसको जोड़ा जाएगा कैसे, राज्य व्यवस्था से। यानी किस टाइप का छुआछूत नहीं करना है, किन लोगों से नहीं करना है, अगर छुआछूत कोई कर रहा है तो उसके लिए प्रावधान क्या है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि संविधान को अपने सहूलियत के हिसाब से कैसे कैसे बांटा गया है। यानी हम लोग जैसे कोई भी किताब खोलते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अध्याय रहता है, चैप्टर रहता है, अलग अलग एक्सरसाइज रहता है। उसके बाद हम ये देखने का कोशिश करते हैं कि इस संविधान को पढ़ने के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से क्या क्या बांटा गया है। ठीक, तो हम लोग ये देखते हैं संविधान को अनेक भागों में बांटा गया है। ठीक, इस अनेक भागों को अलग से बांटा गया अध्याय में। अध्याय में ठीक, इस अध्याय को डिवाइड किया गया है अनुच्छेद में। अनुच्छेद के बाद जोड़ा गया है इसमें परंतुक, और इस परंतुक को बांटा गया है उपपरंतुक। जैसे हम लोग कोई भी एक किताब खोलते हैं तो उसमें इंडेक्स बना रहता है, ठीक वैसे ही संविधान में क्या है, अपने सहूलियत के हिसाब से संविधान को बांटा गया अनेक भागों में। भागों को बांटा गया अध्याय में, अध्याय को बांटा गया अनुच्छेद, अनुच्छेद को परंतुक और परंतुक को उपपरंतुक में। ठीक, इसमें एक चीज़ जोड़ा गया है अनुसूची। तो अनुसूची को रखा गया है संविधान के लास्ट में। ठीक, अनुसूची को संविधान के अंत में जोड़ा गया है, और अनुसूची में क्या दिया गया कि एक टाइप के विषय को एक अलग अनुसूची बना दिया गया है, फिर अगले टाइप के विषय को एक दूसरे अनुसूची में रख दिया गया है। जैसे कार्यपालिका से संबंधित सभी विषय को एक अनुसूची में, विधायिका से संबंधित सभी विषय को एक सूची में रख दिया गया है, न्यायपालिका से संबंधित। ठीक, वैसे ही ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नियमों को एक तरफ रख दिया गया है। क्या किया गया, अनुसूची को संविधान के लास्ट में जोड़ा गया है। अब अगला टॉपिक है हमारा संविधान का वर्णन। अगर यानी अपने को संविधान को पढ़ना है तो किस किस तरीके से पढ़ना पड़ता है।
तो पहला है दर्शन, यानी संविधान का दर्शन। दूसरा है सरकार का गठन, ठीक। और तीसरा पार्ट है इसमें विविध। विविध मतलब मिसलेनियस, जो बच गया अलग से। अगर हम लोग संविधान का दर्शन पढ़ लेते हैं तो मोटा मोटी 1/3 भाग संविधान का पढ़ लेते हैं, ठीक। अगर हम लोग सरकार का गठन वाला चैप्टर पढ़ लिए तो लगभग 50%, 1/2 यानी आधा। और बचा हुआ चीज़ 10 से 20% को हम लोग रखते हैं विविध में, ठीक। तो अगर भारतीय संविधान का दर्शन पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना। दूसरा पढ़ना पड़ेगा आपको मौलिक अधिकार। तीसरा टॉपिक होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। और चौथा होता है मौलिक कर्तव्य। अगर इस चारों चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए तो लगभग संविधान का दर्शन समाप्त हो जाता है। अगर इसको हम लोग पढ़ लिए चारों टॉपिक को तो इसका मतलब 1/3 संविधान हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद आता है हमारा सरकार का गठन। तो सरकार का गठन पढ़ने के लिए अपने को 3 चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक है हमारा विधायिका, एक है कार्यपालिका और अंतिम है न्यायपालिका। अगर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पढ़ लिए तो लगभग संविधान का 1/2 यानी 50% चीज़ हमारा क्लियर हो गया। विधायिका का मतलब होता है कि संविधान में वर्णित हुआ भाग जो कानून को बनाने वाली, ठीक। कार्यपालिका का मतलब होता है कानून को लागू करने का, कानून को लागू करने की जिम्मेवारी किसकी है, उसको बोला गया है कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या होता है कि अगर किसी भी मामले पर विधायिका और कार्यपालिका में ठन गया तो उसका निर्णय कौन करेगा, न्यायपालिका। या विधायिका और कार्यपालिका के झगड़े को निपटारा कौन करता है, न्यायपालिका। यानी विधायिका और कार्यपालिका के झगड़ों का बंटवारा या निपटारा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि विधायिका के कौन कौन से हिस्से होते हैं। विधायिका मतलब कानून बनाने वाला अंग कौन सा है। तो विधायिका 2 स्तर पर कार्य करती है। एक होता है केंद्र सरकार की विधायिका, केंद्र की विधायिका। एक होता है राज्य की विधायिका, ठीक। यानी हमारे यहाँ क्या है, संघीय व्यवस्था है तो एक अलग से केंद्र की विधायिका कार्य करती है, दूसरा क्या, राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका को क्या बोला गया है, संसद। और राज्य की विधायिका को क्या बोला गया है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ठीक। फिर ये केंद्र की विधायिका को बोला गया है संसद। अब इस संसद के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है उच्च सदन और दूसरा होता है निम्न सदन।
तो केंद्र की विधायिका के उच्च सदन को बोला गया है राज्यसभा। ये सब बेसिक क्लास है। और केंद्र की विधायिका के निम्न सदन को बोला गया है लोकसभा। तो जब भी संसद में उच्च सदन का बात हो तो सीधा सा दिमाग में आ जाना चाहिए कि राज्यसभा के बारे में बात हो रहा है। अगर निम्न सदन के बारे में बात हो रहा है तो सीधा सा दिमाग में आ जाना चाहिए कि लोकसभा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब ठीक वैसे ही राज्य के विधानमंडल का दो हिस्सा होता है। एक होता है उच्च सदन और दूसरा है निम्न सदन। राज्य की विधायिका के उच्च सदन को बोला गया है विधान परिषद, जो हर राज्य में नहीं है, 6-7 राज्यों में हम लोग देखेंगे। और राज्य की विधायिका के निम्न सदन को बोला गया है विधान सभा। ठीक, तो ये 4 स्तर की विधायिका हो गई कि 2 केंद्र स्तर पर और 2 राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर 2 विधायिका है जिसको उच्च सदन और निम्न सदन बोला गया है। उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा। ठीक वैसे ही राज्य के विधानमंडल के 2 हिस्से हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को विधान परिषद और निम्न सदन को विधान सभा। अब हम लोग देखते हैं कार्यपालिका। तो ठीक जैसे विधायिका होता है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, ठीक वैसे ही कार्यपालिका भी होती है। तो विधायिका के द्वारा अब तो कानून बना दिया गया, लेकिन उसको लागू करने की जिम्मेवारी किसको है, किस पर है, तो कार्यपालिका पर। तो केंद्र स्तर के द्वारा बनाए गए कानून को केंद्र स्तर की कार्यपालिका लागू करेगी और राज्य स्तर पर बनाए गए कानून को राज्य सरकारें लागू करेगी। तो अब हम लोग देखते हैं कार्यपालिका। एक होती है केंद्र स्तर की कार्यपालिका और दूसरा है राज्य स्तर की कार्यपालिका। अब हमको देखना है कि केंद्र स्तर पर कानून को लागू करने की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा किस पर है, तो केंद्र स्तर की कार्यपालिका का हेड होता है राष्ट्रपति। तो ये तो हो गए राष्ट्रपति। उसके बाद कौन है, उपराष्ट्रपति। तीसरे स्थान पर हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। फिर होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी। तो केंद्र स्तर पर विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने की जिम्मेवारी किस पर है, केंद्र स्तर की कार्यपालिका पर। केंद्र स्तर की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। ठीक वैसे ही राज्य स्तर की कार्यपालिका भी होती है जिसका मुखिया कौन होता है, राज्यपाल। उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बाद उनका मंत्री परिषद। और यहाँ पर महान्यायवादी के जगह पर कौन होता है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ दिया कि केंद्र स्तर की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है या हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति। और राज्य स्तर की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो राज्यपाल। ठीक, तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें अपने को एक चीज़ और पढ़ना पड़ता है केंद्र स्तर की कार्यपालिका में, CAG के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से। अब आते हैं हम लोग न्यायपालिका पर। तो विधायिका तो कानून बना दी। विधायिका के बाद हम लोग देखे तो कार्यपालिका, जिसको इस पर क्या जिम्मेवारी है, कानून पर लागू करने की जिम्मेवारी है। लेकिन न्यायपालिका क्या है कि अगर किसी मामले पर विधायिका और कार्यपालिका में ठन जाता है तो उनके विवादों का निपटारा कौन करता है, न्यायपालिका। तो हम लोग अभी छोटा सा देख लेते हैं, हल्का सा। हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि राज्य के लिए अलग है और केंद्र सरकार के लिए अलग है। एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है जिसके सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे है कौन सा, हाई कोर्ट। और उसके नीचे क्या, अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसको ध्यान रखना।
तो अगर हम लोग इतना पढ़ लिए तब लगभग सरकार का गठन ख़त्म हो जाता है। और उसके पढ़ने का मतलब क्या है कि सीधा 50% चीज़ हमारे क्लियर हो गए। तो सरकार के गठन में 3 चीज़, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम लोग देखे थे विधायिका का क्या काम है, कानून को बनाने का जिम्मेवारी है। और कानून को बनाने का जिम्मेवारी क्या है, 2 स्तर पर है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर की विधायिका को बोला गया है संसद, राज्य स्तर की विधायिका को बोला गया है राज्य विधानमंडल। ठीक, उसके बाद हम लोग देखे थे कि केंद्र स्तर के विधायिका के उच्च सदन को क्या बोला गया है, राज्यसभा। और निम्न स्तर के विधायिका को क्या बोला गया है, निम्न सदन को क्या बोला गया है, लोकसभा। ठीक वैसे ही राज्य स्तर की विधायिका थी 2, जिसके उच्च सदन को बोला गया है क्या, ये विधान परिषद। और निम्न सदन को क्या बोला गया है, विधानसभा। उसके बाद हम लोग देखें कार्यपालिका। कार्यपालिका भी 2 स्तर पर, केंद्र स्तर की कार्यपालिका और राज्य स्तर की कार्यपालिका। केंद्र स्तर की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और CAG। और राज्य स्तर की कार्यपालिका में कौन कौन से हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। उसके बाद हम लोग देखे थे न्यायपालिका क्या है। तो अगर विधायिका और कार्यपालिका में किसी मसले पर विवाद हो जाता है तो उनके विवादों का निपटारा कौन करता है, न्यायपालिका। और हमारे देश में न्यायपालिका क्या है, एकीकृत स्तर पर है। ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग और केंद्र सरकार के लिए अलग। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उस हाई कोर्ट के नीचे क्या है, अलग अलग जिलों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बचा हुआ चीज़ जिसको हम लोग विविध में रखते हैं, तो विविध में क्या है, तो पहला अपने को पढ़ना पड़ेगा नागरिकता, दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक, पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद है हमारा निर्वाचन, उसके बाद है नगरपालिका व्यवस्था। उसके बाद अपने को पढ़ना पड़ेगा केंद्र राज्य के बीच संबंध, केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलग से अनुच्छेद की सूची, अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुसूची पढ़ेंगे अलग से, संविधान का अलग अलग भागों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो बाकी जो चीज़ बचा है उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, विविध में। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, ओवरव्यू हो गया पूरे संविधान का। तो इसमें अगर आपको जैसे जैसे जो टॉपिक पढ़ना होगा उसमें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसके आधार पर हम लोग वीडियो बनाना शुरू करेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक है बहुमत। तो बहुमत का तो सीधा सा मतलब होता है कि 50% + 1, यानी 50% से एक भी ज़्यादा अगर वोट आपके पक्ष में गिर गया तो आपका बहुमत हो गया। ठीक, लेकिन होता क्या है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप का बहुमत का व्यवस्था किया गया है भारतीय संविधान में। तो एक तो होता है साधारण बहुमत, दूसरा है प्रभावी बहुमत और तीसरा क्या है, विशेष बहुमत। तो साधारण बहुमत में हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% अगर वोट आपके पक्ष में हो गया, उसको बोला गया है क्या, साधारण बहुमत। क्या है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% + 1, इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए लोकसभा में कुछ कार्यवाही हो रही है, ठीक, उस दिन 200 लोग उपस्थित थे, ठीक, उपस्थित थे कितने लोग, 200 लोग, और मतदान में हिस्सा कितना लिए, 150 लोग। 50 लोग बोले कि हमको इससे कुछ खास मतलब नहीं, यानी उनकी पार्टी क्या की, उस मामले से अपने आप को अलग कर ली।
तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% + 1। तो आप देख लीजिए 50% 150 का कितना, यानी 1/2 + 1, यानी इसका हो गया 75 + 1, यानी 76 लोग अगर किसी मामले में हाँ बोल दिए तो उसका मतलब क्या हो गया कि बहुमत उनके पक्ष में। अगर उससे कम हुआ तो बहुमत उनके पक्ष में नहीं हुआ। तो इसको क्या बोला गया है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% + 1। उपस्थित हैं 200, ठीक, और वोटिंग किए 50 लोग, 150 लोग, 50 लोग उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिए। तब जितने लोग वोटिंग किए हैं उनका देखा जाएगा और उसका 50% + 1 आ गया तो आपका मामला क्लियर, यानी काम हो गया। तो इसको क्या बोला गया है, साधारण बहुमत। ठीक, अब आते हैं हम लोग प्रभावी बहुमत क्या होता है। अब अगर हम लोग देखते हैं दो चीज़, एक लोकसभा में देखते हैं तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 545। ठीक, अगर किसी कारणवश 7 लोग अनुपस्थित रहे तो अब कितना हो जाएगा, 538। तब इसका 50% + 1 देखा जाएगा, 50% + 1। ठीक, क्लियर हुआ। प्रभावी बहुमत में क्या देखा जाता है कि लोकसभा में अगर कार्रवाई हो रही है, ठीक, किसी भी मामले पर, और उसमें 7 लोग क्या हैं, अनुपस्थित हैं किसी कारणवश, अनुपस्थित। तो अनुपस्थित लोगों की संख्या को क्या कर दिया जाएगा, टोटल में से माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद इसको निकाल लिया जाएगा प्रभावी संख्या, और इसको बोल दिया गया 538/2 + 1। तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 नवा 18 प्लस 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 नवा 18 + 1, यानी 538 में से 270 वोट आपके पक्ष में गया तो आपका बात माना जाएगा, यानी आपका बहुमत है, नहीं तो नहीं है। तो इसको क्या बोल दिया गया है, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत में क्या किया जाता है कि अनुपस्थित लोगों को माइनस कर दिया जाता है और शेष का 50% + 1। अब हम लोग आते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है कि कुल संख्या का 2/3, कुल संख्या का 2/3। अगर लोकसभा में कार्रवाई चल रही है तो 545 × 2/3। अगर राज्यसभा में चल रहा है तो 245 × 2/3, यानी विशेष बहुमत का एक दूसरा नाम है 2/3 बहुमत। बात क्लियर है। तो 2/3 बहुमत रहा तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 आठे 24, यानी लगभग 296-97। ये हो गया 3 आठे 24 और 3 एकम 3, इसका मतलब हो गया 2 8 दूना 16, 162। ठीक, तो साधारण बहुमत में हम लोग क्या देखते हैं, उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% + 1। प्रभावी बहुमत में क्या है, कुल। अब प्रभावी बहुमत का मतलब क्या हुआ, टोटल संख्या का 50% + 1, यानी लोकसभा में अगर कार्रवाई चल रहा है तो 50% + 1 करेंगे, कब, जो अनुपस्थित हैं उनको माइनस करने के बाद। और विशेष बहुमत में क्या होता है कि कुल संख्या का 2/3, बस ये ध्यान रखना। अब आगे अगर हम लोग कहीं भी 2/3 बहुमत बोलेंगे या विशेष बहुमत, उसका मतलब दिमाग में आना चाहिए, साधारण बहुमत जब भी बोला जाएगा तो उसका दिमाग में आना चाहिए। इसका ये हो गया 3 एकम 3, 3 आठे 24, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 2 8 दूना 16, 2 1 3, 362 सीट विशेष बहुमत के लिए। और ये हो जाएगा राज्यसभा में 162। बाकी आपको जिस टॉपिक पर पढ़ना होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं टॉपिक, बस उसके आधार पर वीडियो आगे बनते चला जाएगा।